देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बेबस हजारा, एहसास या सियासत और एहतिसाब पर सवाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आसिफ जरदारी जिम्मेदार है इसका। क्यों नहीं वो आता इस वक्त तकलीफ देके जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। हर कोई ब्लैकमेल करेगा। अगर आज अब उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूँ, लवाकिन को मिलता हूँ। लाशें जिन्होंने अपने आगे रखी हुई हैं वो ब्लैकमेलर्स हैं। इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी, इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवाए। मैं कह रहा हूँ कि मेरा शहीद मजदूर उसका गला काटा जाता है, उसको जरूर इंसाफ दिलवा दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। क्वेटा में हजारा कम्युनिटी के मजलूम वजीर आजम के धरने में आने की ख्वाहिश कर बैठे तो उनकी दाद रसी के जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान इमरान खान इस ख्वाहिश को ब्लैकमेलिंग समझते हैं। इसे सियासत कहें या इंसाफ, लेकिन वजीर आजम इमरान खान जब अपोजिशन में थे ना, तो उस वक्त किसी के साथ भी कोई हादसा होता, सानिया होता, जुल्म होता, तो वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाकर खड़े हो जाते। 2013 में भी हजारा कम्युनिटी टारगेट किलिंग के बाद अपने प्यारों की लाशें रखे इंसाफ मांग रही थी तो इमरान खान ने ट्विटर पर हजारा कम्युनिटी से इज़हार यकजहती करते हुए सवाल किया कि इतना बड़ा सानिया हो गया, कहां है रियासत। फिर इमरान खान इक्तदार में आ गए, वो वजीर आजम बन गए, वो हुक्मरान हो गए, वो खुद रियासत के नुमाइंदा हो गए। लेकिन सूरत हाल ये हो गई है कि उनके वजीर आजम होते ही आज मजलूम पूछते हैं कि कहां है रियासत। 2019 में इमरान खान के वजीर आजम बनने के सिर्फ 4 माह बाद सानेहा साहिवाल हुआ। इस सानहे में सीटीडी वालों ने बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियां मार दी। इस सानहे के वक्त भी इमरान खान वजीर आजम थे और मरने वालों के लवाहिकीन पूछ रहे थे कि कहां है रियासत। सितंबर 2019 में एटीएम से कार्ड चुराने वाले सलाउद्दीन नामी नौजवान पुलिस की हिरासत में तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। उस वक्त भी इमरान खान वजीर आजम थे और सलाउद्दीन के वालिद बेटे की लाश वसूल करते हुए पूछ रहे थे कि कहां है रियासत। अभी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में उसामा सत्ती को पुलिस के जवानों ने 17 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। उस वक्त भी इमरान खान वजीर आजम थे और उसामा की गोलियों से छलनी लाश सामने रख के उसामा के वालिद पूछ रहे थे कहां है रियासत। पिछले इतवार को मच में हजारा कम्युनिटी के 11 अफराद को बेरहमी से कत्ल किया गया। हड्डियों को चीरती सर्दी में हजारा बिरादरी के लोग लाशें सड़क पर रख के इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन वजीर आजम उनके पास नहीं जा रहे। आज धरने में बैठे बेबस और लाचार मुजाहिरीन भी बिल्कुल वैसे ही पूछ रहे हैं जैसे ऑपोजिशन में आज के वजीर आजम इमरान खान पूछते थे कि कहां है रियासत। इस पे प्रोग्राम में आज बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं फरूख हबीब साहब, PMLN से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। फरूख हबीब साहब आपसे शुरू करते हैं। 6 दिन हो गए हैं सर सानेहा मच को और अब जो कुछ हो रहा है ना वो और ज़्यादा तकलीफदेह है कि -6 -7 डिग्री में वहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और मुतालबा उनका ये है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएँ। और आज वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि हज़ारा कम्युनिटी के सर पे हाथ रखना चाहिए? वज़ीर आज़म क्या बात उनको रोक रही है, क्यों डटे हुए हैं, जाते क्यों नहीं हैं? देखें, बात ये है कि पहले तो ये वाक़या हुआ है, इस वाक़े की जितनी हम मजम्मत की जाए वो कम है। दूसरा ये है कि हमारी हमदर्दी है उनके मुतासरीन के साथ जिनका ये नुकसान हुआ है। और आप देखें इसकी एक तारीख है, ये पहला हमला नहीं है जो हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर हुआ हो। ऐसा है कि जिस तरीके से इनका जेनोसाइड जो है जी वो हो रहा है और ये आप देखें और आप देखें कि ये मसलसल इसकी एक पूरी तारीख है इस सारे मामले की। अब भी जो ये वाकया हुआ, इस वाकये के बाद इससे पहले भी जो है वो धरने होते रहे, इससे पहले भी जो है वो वहां पर इस पे लोग जाते रहे कि लोगों को ये याद हो गया। मेरे सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने मुतालबा किया वजीर आजम आए, वजीर आजम ने जवाबी मुतालबा कर दिया कि पहले जो ये मैयतें इनको दफनाओ, फिर आऊंगा। उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, वजीर आजम साहब ने वजीर दाखिला को भेजा, अली ज़ैदी साहब गए, जुल्फी बुखारी साहब सेक्ट की बुनियाद पे वज़रा को भेजा, शायद वो कन्विंस कर लें उनको। हम उस तरफ ना लेके जाएं इस चीज को। मैं ये समझता हूँ कि जुल्फी बुखारी ने क्या किया
किया वहाँ पे? एक मिनट सुन लेना, शर्म नहीं आई जुल्फी बुखारी को ये कहते हुए कि वजीर आजम यहाँ आएंगे तो उनको क्या फायदा होगा? मतलब इस दुख की घड़ी में वो फायदा नुकसान चेक कर रहे थे। बात ये है, अगर हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात को लेके जाएं तो फिर तो बेशुमार बातें हो सकती हैं। ये कहा है जुल्फी बुखारी ने सर, जब उनको पता ही नहीं किस जगह क्या बात करनी है। देखें, हमारा दो बुनियादी चीजें हैं। बुनियादी चीज ये है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ये सब मानते हैं, इससे कोई किसी को कोई, और दूसरा वो वज़ीर आज़म को बुला रहे हैं। सुन लेना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अब इसका एक जो है वो मुस्तकिल हल भी तो चाहिए ना, उसका मुस्तकिल हल भी तो करना है। मुल्क में दहशतगर्दी थी तो मुल्क के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। इस बरादरी के ऊपर जो बार बार अटैक हो रहा है, जो इनसे माजी में वादे वईद होते रहे हैं, उनके ऊपर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ कि आज वो इस नहज के ऊपर खड़े हैं। वजीर आजम का काम इस तरह के इश्यूज नहीं, इसका जवाब नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे बार बार मैं आ रहा हूँ उसी पे आपको जवाब दूंगा। डटना चाहिए। नहीं, देखें, वजीर आजम साहब ने जो बात की बड़ी जिद करनी चाहिए। सुन लें वजीर आजम साहब ने जो बात की, देखें वजीर आजम साहब जो है उनका किरदार भी इस मुल्क के अंदर एक बड़े का किरदार है। जब वो बात कर रहे हैं, अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं, बड़ापन शो भी करना चाहिए। सुन ले, अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने उनको यही रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि आप तदफीन कर दें। जो मैयतें हैं ये इमानत होती हैं, इनको आप सुपुर्द खाक करें। ठीक है, जैसे आप कर देते हैं उसी लम्हे जो है वो वहां पर पहुंच जाएंगे और उनके साथ फातिहा खानी भी करेंगे, उनके दुखों का मुदावा भी करेंगे। इमरान खान को बुला रहे हैं, वो उनके वजीर आजम नहीं है। सुन ले, वो सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम नहीं है, वो लोग पाकिस्तानी नहीं है। पारस ऐसे नहीं होता सर, चले जाए, खत्म करें ना, आपने इतना मसला बढ़ा दिया। सुन ले, देखें ऐसे नहीं होता। हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो सियासत से भी बालातर होकर देखना है, पॉइंट स्कोरिंग से भी बालातर होकर देखना है। इसकी गहराई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्का हैं। बिल्कुल, गहराइयां नापना चाहिए। उस मामले की हसासियत को, एक मिनट, उसकी हसासियत को भी सामने रखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि वजीर आज़म उन चीजों के ऊपर काम नहीं कर रहे, उनकी टीम काम नहीं कर रही? एक मिनट, उनके जितने मुतालबात थे उन तमाम मुतालबात को भी तस्लीम किया गया है, उनका मुदावा भी किया गया है। अब आप सुन लेना, ये जो मुतालबा है, ये मुतालबा भी वजीर आज़म पूरा कर देंगे। आज जो उन्होंने चीज कहते हैं मैयतों को दफनाओगे, तब शर्त रखी है वजीर आज़म ने। सर, वो सानेहा साहिवाल पर भी नहीं गए थे मुतासरीन के घर? एक माह के बाद गवर्नर हाउस में उनको बुलाया गया था। वजीर आज़म जब से इक्तदार में आए हैं उनकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। तरजीहात तब्दील नहीं हो गई। देखें, वजीर आज़म के साथ बहुत सारे मामलात जो हैं उनके साथ मुंसलिक होते हैं। आप इस चीज को समझें, इसकी हसासियत को समझें। नहीं, डिफेंड करना मुश्किल नहीं है। सही बात है। नहीं, डिफेंड करना मुश्किल नहीं है। तो पूछते थे कहाँ है रियासत। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने उनके लिए इक़दामात लिए हैं, उसमें शॉर्ट टर्म इक़दामात भी हैं, लॉन्ग टर्म इक़दामात भी हैं, जिसके मुस्बत नताइज जो है उनकी सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए आपको नजर आएंगे। ठीक, तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वजह लगती है कि वज़ीर आज़म अभी तक वहाँ पे गैर हाजिर ही हैं? और सर, आज उन्होंने ये बात की कि दुनिया में किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया जाता जिस तरह से उन्हें किया जा रहा है। वो कह रहे हैं सारी डिमांड्स जो रखी थी वो हमने सब मान ली हैं, अब ये क्यों शर्त रख रहे हैं? बेसिकली तो उसको मशरूत करना था ना, उनका जो मकसद था कि मशरूत ना करें किसी चीज़ को। जी, मशरूत ना करें। बात ये जी कि एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर तमाम पार्टीज़ ने अबव पार्टी लाइंस और सियासत से हट के गुफ्तगू भी की है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। ऐसे ही है। लेकिन जो पार्टियाँ होती हैं अपोजिशन में, उनका काम होता है कि वो ये बातें करें जो भी हमारे भाई फ़ारूक हबीब साहब कर रहे हैं, मज़म्मत, दहशतगर्दी की, इज़हार हमदर्दी, कातलों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये अपोजिशन की लैंग्वेज होती है। जी, गवर्नमेंट की लैंग्वेज ये होती है कि हम जो मज़लूमीन हैं, जिनके प्यारे शहीद किए गए, हम उनके साथ खड़े हैं, इतने वक्त में हम इनको इंसाफ देंगे, इन कातलों को हम पकड़ेंगे। वो ये सीगा नहीं इस्तेमाल करते हैं कि होना चाहिए या होना चाहिए। पहली बात तो ये है, हुकूमत वो सीगे इस्तेमाल कर रही है जो अपोजिशन के होते हैं। दूसरी बात यह है जी कि माजी में 100% जाना चाहिए, बल्कि मैं तो आपको ये बात कहूँगा, मुझे 2 मई 2018 याद है, शायद खान अब्बासी वजीर आजम थे, पहले उस पर बात करेंगे, इस पे करेंगे, उस पे पहले कर लें। हजारा के लोग बैठे हुए थे, आर्मी चीफ और वजीर दाखिला एहसन इकबाल को आपने भेज दिया था वहाँ पे और धरना पे खत्म हो गया था। आप कैसे जोर दे सकते? 2-3 सवाल इकट्ठे, मैं नहीं जोर दे रहा, ना मैं कह रहा हूँ, ना मेरे कहने से वजीर आजम ने जाना है।
मैं बात आसान कर देता हूँ जी। ना आपके कहने से जाना है जी। ये घंटा प्रोग्राम आपका ही बस हमें शोशा के लिए होता नहीं है, है, देखना कुछ भी नहीं है। समझ के आए हैं आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैं सीरियस गुफ्तगू आप मुझे अगर करने देंगी तो मैं करूंगा ना। मैं बात कह रहा हूँ वज़ीर आज़म की बात, आप उठ के शायद खकान पे चली गई हैं, ये आपकी सिंसियरिटी है। आर यू सिंसियर विद द कॉल? मैं आपको कुछ संजीदा सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आपने जैसे मैंने नाम लिया कि जाना चाहिए, आप चली गई 2013 पे, या वहां से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें? नहीं, एक पे शुरू करें। वादे पूरे नहीं करते, मुझे बताएं तो लोग यकीन नहीं करते। क्या इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं गए वहां पे? कौन से गए? परवेज अशरफ साहब नहीं गए? राजा परवेज अशरफ गए, बिल्कुल जी। हमारे दौर में चौधरी निसार साहब नहीं गए? मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे? नहीं, वज़ीर दाखिला थे। आप वज़ीर आज़म की बात करें? मुझे अभी याददाश्त नहीं है ना, मैं उनका PRO था कि वो गए, लेकिन वो गए थे। और हर दौर में जब भी इनके खिलाफ इनकी दहशतगर्दी हुई है, वज़ीर आज़म जाते रहे हैं, बहुत किसी ने ना नहीं की। हम वहां जाने से अगर उनकी दिल आज़ारी जो हुई है, अगर उसके ऊपर कोई ज़रा से भी मरहम रखी जा सकती है, वो इक़दाम जो उनको उनके दुख को मदावा बन सकते हैं वो किए जा सकते हैं, तो जरूर करने चाहिए और पूरे नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि मुझे सबसे बड़ी जो याद आ रही है अभी माजी करीब की, वो आप देखें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जी, जो क्राइस्ट चर्च में जो मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हुई, तो जो उनकी प्राइम मिनिस्टर है जसेंडा, उसने जाकर तमाम मुसलमानों को गले नहीं लगाया। क्या उसकी शान में कमी वाक़या हो गई है? मीडिया का इस वक्त एक और रोल होना चाहिए कि हम इसको फॉलो करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि पाकिस्तान में ये साबित किया जा रहा है कि दाइश पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ चुकी है जी। इराक, ईरान और शाम की तरह। ये इंतहाई खतरनाक बात है। दूसरी बात यह है कि ये बात साबित की जा रही है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आ गई है। तीसरी बात यह साबित की जा रही है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं है। ये किसका फायदा कर रहा है? हमारे दुश्मन साबित कर रहे हैं, इंडिया साबित कर रहा है। जो इंडिया के कौंसल खाने बने हुए अफगानिस्तान में, वो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट ये बात भी मीडिया को उठानी चाहिए। उठा रहा है मीडिया, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। बता दें अपनी, ना बताइए। दूसरी बात, जो लोग अपनी लाशें रख के बैठे हुए हैं जी, वो ब्लैकमेलर नहीं है। ये बात आप करने देंगी तो मैं करूंगा। आप कीजिए। वो लोग अपना हक मांग रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो लोग चाह रहे हैं कि जो उनके कातिल हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दे आर नॉट ब्लैकमेलर्स। ये बात पहुंचनी चाहिए हुकूमती ऐवानों तक, और ये जरूर आपकी विसातत से और पूरे मीडिया की विसातत से प्राइम मिनिस्टर के कानों तक एक बात पहुंचनी चाहिए कि वो मजलूमीन है, वो ब्लैकमेलर्स नहीं है। उसे ब्लैकमेलिंग मत कहें, वो अपना हक मांग रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। एहसन इकबाल को भेजा वहां पे, आर्मी चीफ को वहां पे भेजा, तो ये मुजाहिरीन वहां बैठे हुए थे। जाहिर है इन्होंने कुछ वादे वहीद वहां पर किए होंगे और वो पूरे नहीं हुए, इसीलिए हज़ारा कम्युनिटी के लोग अब किसी पे एतबार नहीं कर रहे। वो कह रहे नहीं चाहिए वज़ीर दाखिला, PM आए। सबसे ज्यादा जो अटैक होते थे वो उस वक्त होते थे, चूंकि इनका ताल्लुक जो है वो अहले तशरीह बरादरी से है। सबसे ज्यादा अटैक होते थे जब ये ईरानी ज़ायरीन बाय रोड जाया करते थे ईरान। ठीक, हमारे दौर में इंतहाई फ्लाइट चली, बिल्कुल आपने सही कहा, इंतहाई सस्ते उसके किराए थे, सब्सिडाइज्ड, ताकि ये जो दहशतगर्दी सड़कों के ऊपर होती थी और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके इन्हें उतार के मारा जाता, वो सारा सिलसिला रुका। और उसके अलावा जो लोग इसमें मुलविस थे उन्हें पकड़ा भी गया। ये सारे हमारी इंटेलिजेंस के इदारों के काम है। सवाल ये है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के काम है, वो करती रही हैं। सर लम्हे फिक्रिया ये है कि स्टेट एक सूबे के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस के जो हमारे इदारे हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुखलिस हैं, दूसरे के साथ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बावजूद, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, बार ऐसे सानेहात रिपीट हो रहे हैं। अगर ये लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमें एक ऐसा मुल्क बताने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को, ठीक है, कि जहां पे दहशतगर्दी है, अक़लियतें महफूज नहीं है, इस साजिश को मिलकर नाकाम बनाना है। मिलके बैठे ना, फिर मिले ना, स्ट्रेटजी बनाए ना, पॉलिसी बनानी चाहिए। चांद पे ही बैठ जाए, कहीं पे बैठे तो स्ट्रेटजी बनती है। आपने पॉलिसी पहले बनाई होती तो ये वाक़यात नहीं होते। पार्लियामान के अंदर ये स्ट्रेटजी बनती होती है, कौमी असेंबली में ये बनती है, सेनेट में। सर आप सेनेट में से किसने बुलाया और अपोजिशन नहीं गई? इस इशू के ऊपर मुझे बता दें। सर इस इशू पे तो कोई मुखालफत नहीं करेगा एक दूसरे की, ये तो हमारे बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के। आप अपना रोल प्ले करें, आप अपना रोल प्ले करें, आप बड़े पंदा मुजाहिरा करते हैं, अगर कोई और नहीं कर रहा तो इजलास में इन लोगों ने बुलाना है। हुकूमत आप भी बैठने को कहाँ तैयार हैं? सर आप लोगों ने कहा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी भी तरह के। फैसल करीम साहब,
पाकिस्तान नहीं होंगे कि जिस रास्ते से ये आए हैं। पाकिस्तान की इसके लिए सालमियत पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान साजिशें हो रही हैं, उसको आपके इत्तेहादी को तरह मौका देने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज काफी मजम्मत की है वजीर आजम के इस बयान पे, जब उन्होंने कहा ना कि ब्लैकमेलिंग वाली बात की, इस पे भी कमेंट कर दें। और साथ आपको क्या मंतक या लॉजिक लगती है वजीर आजम क्यों नहीं जा रहे? आज जो वजीर आजम ने साहब ने जो आज वो स्टेटमेंट दी, मैं समझता हूँ कि वो एक मैं नहीं समझता कि इस हवाले से बहुत कोई अच्छी स्टेटमेंट थी। और दूसरी बात यह है कि आज कोई 6वां दिन है और इस सर्दी में वो बैठे हुए हैं। अपोजिशन करना बहुत आसान बात होती है, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको, अब मैं यहाँ पर बैठूँ, मैं बहुत फायर फाइटिंग जैसे तारिक साहब ने की, तो मैं जब उधर बैठूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होगी 3 बंदों को कंट्रोल करना। ये बड़ा आसान है। ठीक है, मैं कल सोशल मीडिया पे भी क्लिप्स देख रहा था इमरान खान साहब के, जो जिस वक्त हमारे दौर में कुछ हुआ था और कह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म करप्ट है, करप्ट वज़ीर आज़म के दौर में ये चीज़ें होती हैं। तो आज तो आपके दौर में भी हुआ है। मैं तो शायद ना कहूँ कि आप करप्ट है, लेकिन आप बताएं कि आप क्या है जो वही चीज़ आपके दौर में तो क्या हुआ। हम उस वक्त कहते थे कि इंसर्जेंसी है, उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, खुदकुश धमाके भी हो रहे थे, क्या कुछ नहीं हो रहा था। और उस वक्त जब वहाँ पर हुआ और वहाँ का मुतालबा था कि हुकूमत खत्म की जाए बलूचिस्तान, डिलीवर नहीं, कि हमारे वज़ीर आज़म साहब राजा पर रजिस्टर हो गए, हमने वहाँ पर गवर्नर राज लगे, हमने उनके मुतालबात माने। ज़रदारी साहब नहीं गए थे, लेकिन उधर नहीं गए। चीफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी थी, वज़ीर आज़म वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है सर, क्या पता ये ऐसे ही कोई मुतालबा खान साहब के सामने वो मुजाहिरीन ना रख दें कि सीएम को तब्दील करें, हुकूमत तब्दील करें, उनकी जो खान साहब के लिए मुमकिन ना हो, जैसे आपसे किया था। खान साहब हमारे लिए तो मुमकिन था, इनके लिए क्यों मुमकिन नहीं है? उनकी हुकूमत नहीं है ना। क्यों? बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, पीटीआई की है। नहीं, ये है तो सही है, मतलब कर तो सकते हैं ना, गवर्नर तो ना माने वो फिर एलाइज है इनके नहीं। हाँ, अगर किसी और ने नहीं एलाइज बात माने नहीं, अगर और उस आप मानते हैं नहीं, उस पार्टी आप फिर ये मान रहे हैं कि ये सिलेक्टेड है, किसी और ने हुकूमत नहीं। सर, मैंने कहा कि वहाँ पे इनकी हुकूमत पीटीआई की तो नहीं है ना। अच्छा, मतलब है कि इनके इत्तेहादी जो भी है भी क्लेम करते हैं। देखें अब वो क्या मुतालबात हैं, क्योंकि खान साहब पहले भी गए थे, आर्मी चीफ साहब उनके साथ थे, उन्होंने शायद में भी कोई वादे वहीद किए होंगे, इसलिए जो कह रहे हैं। देखिए, इससे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई चीज़ नहीं है। देखिए, हमारे दौर में बहुत कुछ हुआ, खुदकुश धमाके भी हुए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, उसामा बिन लादेन ऑपरेशन हुआ, स्वात ऑपरेशन हुआ, लेकिन हर इशू पे हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये था कि हमें पता था कि हमारे दुश्मन ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम दुश्मनों को ये पैगाम दे रहे थे कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हम एपीसी बुला के अपने सिक्योरिटी फोर्स को भी साथ बिठाते थे और मैसेज देते कि हम इकट्ठे हैं इस इशू पे। क्या देखिए, एपीएस का वाकया हुआ, मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ कि इमरान खान साहब धरना छोड़ के वहाँ पर पेशावर गए, मियाँ साहब ने प्रेस वो बुलाई थी, एपीसी बुलाई थी, उन्होंने शिरकत की, ये उनकी अच्छी चीज़ है। क्या इन्होंने इख्तलाफात, पीडीएम की तहरीक है वो चलती रहेगी इनके खिलाफ, लेकिन क्या इन्होंने ये कहा कि हम एपीसी बुलाते हैं, जॉइंट सेशन बुलाते हैं इस इशू के ऊपर कि ये कैसे हुआ है, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ब्रीफिंग दे इसके ऊपर, अगर दुश्मन ये सही बात है, ये बुलाते, ये छोड़ दे, सीएम ने बुलाई, इनकी इत्यादि उन्होंने बुलाई, हम तो देखे कल भी गए, चेयरमैन बिलावल साहब कल गए। अभी ऑप्शन क्या है? देखिए, ज़रदारी साहब ने माफी मांगी थी बलोचों से, उसके बावजूद ये वाकयात नहीं रुके हैं। पहले दिन माफी मांगी थी ना। देखिए, अब मैं तो बहुत पहले को तजवीज़ थी, इनको चाहिए था कि इनके ऊपर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मेरे माजी के बयान सियासी थे, मैं आज अपनी सारी ट्वीट्स की माफी मांगता हूँ। अगर ये चीजें अब वो कोई स्ट्रेटजी बना, इससे इंपॉर्टेंट चीज कोई है, कोई पॉलिसी बना, आप कल देखें वो बैठे हुए थे उर्तगल वगैरह, पता नहीं कौन सा वो ड्रामा है उसके फनकार, इससे देखें किसी और उससे पहले यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की, इससे किसी की इसमें कुछ मतलब है कि उसमें नहीं होता, अगर वो उनके एक मुतालबा है कि आ जाएं। देखिए, कल बिलावल साहब उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्पीच की, लेकिन आज इनके तर्जुमान का मजाक उड़ा रहे थे। आज अगर मैं नहीं कहता कि मैं लाशों पे सियासत करना चाहता हूँ, अगर मैं आज इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दूँ, अगर मैं आज वज़ीर आज़म होता या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता, वो अपोजिशन को और हुकूमती एलाइज को साथ लेके बलूचिस्तान जाते, अपने आर्मी चीफ को साथ लेके जाते, DGSI को साथ लेके जाते, MI के चीफ को लेके जाते और उनको बैठते कि इस चीज का हमने हल निकालना। सर, जो बात अभी कुंडी साहब ने की कि वज़ीर आज़म यूट्यूबर से मुलाकात कर रहे हैं, तो ड्रामे के फनकारों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये जो हज़ारा कम्युनिटी है इसकी दाद रसी, क्या वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं? सर, या आप कह देना कि स्टेट को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है? देखें, बात ये है कि जितनी भी बातें हुई हैं वो सारी बातें जो है वो सतही सतह के ऊपर जो है वो सामने हो रही हैं। जो बात तो अच्छी की है, सुन लें बातें तो जितनी मर्जी हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें, तजिए कर लें, असल तो चीज़ ये है कि उनका ये जेनोसाइड जो है वो रुके, जो बुनियादी चीज़ है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आज ये वाकया हो गया, धरना हो गया, 7 रोज़ हो गए, वज़ीर आज़म चले गए,
लेकिन आइंदा मौका ना मिले ना, आइंदा को भी तो रोकना है उसकी। हमें ये कहा जाता है जी कि हमने माफ़ी मांग ली थी, आप लोगों ने तो बहुत सारी माफ़ियाँ मांगनी है, आपकी तो सारी सियासत ही जो है वो माफियों के ऊपर आ गए। मसला ये है कि गवर्नर राज की हमायत की जाती है, ठीक है, क्या वो पीपल्स पार्टी वाले आज हालात हैं जो गवर्नर राज के हैं? उस वक्त मुसलसल हमले हो रहे थे, एक धरना नहीं हुआ था, हजारा कम्युनिटी के ऊपर धरने के ऊपर धरना हो रहा था, और हुकूमत में वक्त कितना बाकी था ये भी आप देख लें। और राजा परवेज अशरफ साहब जब गए थे उस वक्त जो है वो सड़कों के ऊपर लाशें रख के उस तरह नहीं बैठे हुए थे, खत्म हो चुका था। इमाम बारगाह के ऊपर गए थे, वजीर आजम साहब भी उसी तरह जाना चाहते हैं, आप अपनी इमाम बारगाह में बुला लें, किसी और जगह पे बुला लें, वजीर आजम साहब जाके नहीं को तैयार हैं, आप स्पुर्दे खाक तो कर लें, स्पुर्दे खाक तो कर लें। एक बुनियादी चीज लाशों का इशू है सिर्फ कि वो तदफीन हो जाए फिर वो जाएंगे। देखिए मैं फिर उस बहस में नहीं जाना चाहता, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। आप खुद भी नहीं जा रहे, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज गए, आप लोगों ने कहा कि वो वहां पे सियासत कर रहे थे। एक मिनट सुन लेना। इशू ये है कि अभी तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने कहा भारत का जो है वो हाथ है, भारत जो है उसको प्रमोट कर रहा है, अटैक कर रहा है, $500 मिलियन की जो है वहां पर इन्वेस्ट उनको फंडिंग की जाती है बलोचिस्तान के। कुलभूषण यादव कहां से पकड़ा गया, उसने क्या स्टेटमेंट दी, दहशतगर्दी के जो बीज वहां पर उन्होंने बोए हैं, किस तरीके से जो है वो बैरूनी यहाँ पर असर अंदाजी की जाती है। कल मरियम बीबी से यही बुनियादी सवाल पूछा ना, मासूमाना सवाल जो आप पूछ रही थी, उससे नाराजगी का इजहार हो रहा था, वही एक मासूमाना सीधा सीधा सवाल पूछा उनसे कि भाई आप यहाँ पे भारत मुलव्वस है या नहीं मुलव्वस। तारिक फजल चौधरी साहब को पता है, कुंडी साहब को पता है, मुझे पता है, उन्हें नहीं पता, ठीक है, मसलन गुल ना जाने बाग सारा जाने, ठीक है, उन्हें नहीं पता कि जो है वो भारत मुलव्वस है या नहीं है, जुबान हलाने से क्या है। दुख की घड़ी में वो साथ जाकर खड़े हुए हैं, वैसे देखें खड़े हुए हैं, अच्छी बात है, मॉडल टाउन में भी जाना चाहिए था, बाकी जगहों पे भी जाना चाहिए था। मसला सिर्फ ये नहीं है, हमने इसका बुनियादी हल निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि गवर्नर राज बलोचिस्तान में अच्छा है, सिंध में अच्छा नहीं। पहला गवर्नर राज भी इन्होंने लगाया था पंजाब में इनकी हुकूमत के, याद है ना आपको, वो लगा था गवर्नर राज। जी सर, सिर्फ वन लाइनर जवाब देते हैं कि इन्होंने कहा है ना कि वो उसके इकदाम कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इन्होंने कौन सी ऐसी मीटिंग की है जो हमें बता दें ऑन रिकॉर्ड जो आई हो, इसको रोकने के लिए इन्होंने फलां से ब्रीफिंग दी कर रहे हैं। आर्मी चीफ साहब यमन में बैठे हैं, आज ये हमें मीटिंग्स का यूट्यूबर से बंद करवा रहे हैं। एक मिनट आप ये हमें आज मीटिंग्स का कह रहे हैं, मुझे ये बताएं, इनकी संजीदगी का आलम देखें कि जब इनको स्पीकर कौमी असम्बली ने बुलाया, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बुलाया, शाह महमूद साहब ने बुलाया, बाकी ने बुलाया, जाने को तैयार नहीं। तो अपने एजेंडे की फिक्र है, जिनको कोरोना वायरस की फिक्र नहीं है, जलसे जुलूस लगे हुए हैं करने, ठीक है, उसकी फिक्र नहीं है, और कोई फिक्र नहीं है। आज इनकी फिक्र कहां से आ गई? पहली बात तो है कि इनका कोई कसूर नहीं है। देखें खुदा बख्शे ने मुलक साहब को, जो कि इमरान खान साहब कितने पुराने साथी थे, उनके जनाजे में जो शख्स नहीं जा सका, उनके बेटे को इधर बुला के कुलखानी करवाई मिनिस्टर्स कॉलोनी में, ठीक है। अब उसको क्या समझता है, ये तो जाती किस्म की बातें हैं। नहीं मैं कर रहा हूं, जाती किस्म की बातें हैं, जाती नहीं है। मैं देखिए बहुत सारी जगह आपके दरमियान मैं नहीं बोला भाईजान, मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कुंडी साहब ये कह रहा हूँ कि ये सूटेबल बात नहीं। अच्छा अब ये बताएं, बहुत सारी जगहों पे जरदारी साहब शायद बिलावल साहब ना गए भाईजान, मैंने आपके दरमियान बात नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वो तो एक जाती चीज को आप बीच में ना लाएं, जो नेशनल एजेंडा है कौमी। अगर बीच में बोलना है तो फिर मैं भी बोलूंगा, फिर आप नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ मैं शायद गलत वो एतराज है, क्योंकि आपने कराची से एक बंदे को ट्रैवल करा कि इधर आके कुलखानी कॉलोनी में, ठीक है, वो मैंने सिर्फ बात की है, बाकी आप माइंड ना करें। एक चीज तल्ख है तो आप क्यों बर्दाश्त करें। दूसरी बात ये बता, इन्होंने बड़ा कहा कि जी कुलभूषण ठीक है, आज आप उसको फांसी चढ़ा दें। आज आफिया सिद्दीकी की बात क्यों नहीं कर रहे लोग? किधर आफिया सिद्दीकी, पाकिस्तान की बेटी, कौम की बेटी। आज कह रहे हैं आप लोगों ने ना वहां जाके जो लाशें थी ना उन पे सियासत की है, मरियम ने भी और बिलावल भुट्टो ने भी। आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच आपने सुनी? बिल्कुल डायरेक्टली कोई आज ये ताने दे रहे हैं कि आप पहले ये दफनाओगे, मैं ब्लैकमेल दूंगा। ये कोई बात है वज़ीर आज़म करने की? आपको मतलब उन लोगों का दर्द नहीं है कि जो बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि अगर वो चला जाए उसकी, अब ये कर रहे हैं ना यूट्यूबर के जरिए जो है इस चीज का निकाल रहे हैं कि यूट्यूबर ऐसे करेंगे, मतलब आप जो है टर्किश ड्रामा वालों को बुलाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उनसे पूछेंगे ड्रामा कैसे है। इनके लिए टाइम है, लेकिन उन लोगों के लिए जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमेशा दी। हम तो गद्दार ठहरे ना, जब पाकिस्तान के स्टेट के मुतालिक मीटिंग होती है, जब भी हम गद्दार लोग होते हैं, एक शख्स उसमें नहीं होता जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और वो उसको सिक्योरिटी फोर्स शेयर करते हैं। बात ये कि इनका इल्जाम
यह है कि मरीम भी वहाँ पर गई, मरीम नवाज, और उन्होंने वहाँ पे पहले कहा मैं सियासत पे बात नहीं करूँगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान क्वेटा नहीं आए तो हम इस्लामाबाद में कुर्सी पे उनको बैठने नहीं देंगे, वो बेहिस आदमी है, इस तरह की बात है। तो कहीं कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे सियासत नहीं करनी चाहिए, क्या ख्याल है? देखिए, आपको सच्ची बात यह है कि मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो गया होगा मैं क्या इनको रिस्पॉन्ड करूँ। एक होती है भैंस, एक होती है उसके सामने बीन बजाना। ये अगर अल्फाज कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं नवाज शरीफ ने कहे होते, किसी और ने कहे होते, पीटीआई का कोई नुमाइंदा आज यहाँ कुर्सी पे बैठ के प्रोग्राम ना कर रहा होता, इस टेबल पे छलांगे मार रहा होता, खुदा गवाह बैठा ना होता, वो छलांगे मार रहा होता, ओ क्या जुल्म हो गया और शर्म नहीं आती, इन्हें डूब मरने का मुकाम है। ये तो बहुत मामूली अल्फाज हैं, इससे ऊपर के अल्फाज बोले जाते हैं। हमारी अपनी एक वज़ादारी और हया है कि हम इस बात के ऊपर वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहते जिसके ये मुस्तहिक है। ये लोग इस कुर्सियों के मुस्तहिक ही नहीं थे जिस पर बिठा दिए गए, अहलियत ही नहीं है। अब ये हमारा भाई है छोटा, अब इससे प्रोग्राम घंटे का गुजारना मुश्किल है। क्या ये मतलब अब इस इशू के ऊपर बात करें कि वो सिक्योरिटी भी है, वो भी है, वो भी ठीक करना है। भाई सब ठीक करना है, इसमें कोई दो राय है कि सब ठीक करना है? मैंने आपको चंद एक दो इक़दाम बताए जो जिसके बस में था उसने किया। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, किसी वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती फोर्स तो जाके ये काम नहीं कर रही ना, वही इदारे हैं हमारे, वही फौज है, वही ISI है, वही MI है, FC है, लेवीज है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं ना, वही सारे कर रहे हैं, अतुल इम्कान कर रहे हैं। शहीद थोड़े हुए हैं लोग, आपको नहीं पता बलोचिस्तान में आप जरा देखें पिछले दिनों में फौजी कितने शहीद हुए हैं, FC के कितने लोग मारे गए हैं। ये चल रहा है ना, ये एक जंग है। मैंने तो पहले कहा, मैंने कहा पाकिस्तान के खिलाफ ये एक जंग है, इसको उसी हैसियत से लें। आप इसमें मरीम नवाज ने ये कह दिया, जरदारी ने ये कह दिया, फलाना माफिया मांग रहा है, यार को खौफ खुदा करें, हम उस बहस में नहीं जाना चाहते। अब कलभूषण आ गया, मैं कहूँ जनाब वो कश्मीर कैसे चला गया, वो जनाब फलां कैसे हो गया, तो मरीम ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। देखिए बात ये होती है, मुझे नहीं पता, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन वो खुल के बात करती है, क्यों नहीं करता, खुल के बात करती हैं। मैं उसी जमात का नुमाइंदा हूँ, वो हमारी बहन भी है, हमारी लीडर भी है, मैंने खुल के ये बात की है, हमको पर्दा रख के बात कर रहे हैं। मैंने तो शुरू ही मैंने की है ये बात कि इस एस्पेक्ट को जरूर देखें, और खुदा का वास्ता है इसको इस तरह ना करें कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो फलां। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कह दी है, मेरा ख्याल है उन्हें अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें कहें लाशें उठा के इस्लामाबाद आ जाएंगे या उनकी दुआ पढ़ लें तदफीन के बाद। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है, ये भी मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूँ कि वो आपने उनसे इज़हार हमदर्दी करनी है तो करें। वो लाशें उन बेचारों ने रखी हुई हैं, शौक से रखी हुई हैं, उन्हें नहीं पता ये अल्लाह की अमानत है, शौक से नहीं होते सर, इन्हें स्पुर्द खाक करना है। डेफिनेटली बच्चियां वहां पे कल मैंने देखा लेके बैठी हुई है चार्ट कि मेरे भाई को कत्ल करने से पहले मुझे कत्ल करो, मेरे बाप को मारने से पहले। कितनी खूबसूरत बच्चियां, इंसान का दिल दहल जाता है, वो वहां बैठी हैं। सोचना चाहिए इस इशू के ऊपर। ठीक, मैं ब्रेक ले, इसमें क्या बात करें, ब्रेक के बाद हुकूमत को सोचना चाहिए, दूसरे कुछ और इशूज पे भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ की। अच्छा फारूक हबीब साहब, अब जरा आगे चलते हैं और मैं पीडीएम पे बात करना चाह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अब आपके जवाब जरा तेज आएंगे, अब एनर्जी के साथ आएंगे। सर, पीडीएम की अगर बात करें तो 3 माह हो गए इनके पीडीएम को बने हुए। क्या हुकूमत को पीडीएम के हवाले से कोई खतरा है या आपके लिए किस्सा पारी ना हो चुके हैं ये? देखें, जो पीडीएम का बुनियादी मामला है, पीडीएम तो खुद जो है वो पाकिस्तान डिवाइडेड मूवमेंट बन चुकी हुई है। आपस में ही जो है वो पीडीएम एक दूसरे के लिए खतरा बन चुकी है। आप देखें कि अब तो जलसों में भी वो खुलेआम वो चीज़ नजर आना शुरू हो गई। अब तो फजल रहमान साहब अकेले रह गए हैं। अब देखें बन्नू रैली में भी और आपको भी कि अकेले भी कर सकता हूं, जलसा भी और धरना भी। चलें, वो तो जाहिर बात है, वो तो पहले भी आए थे, वापस चले गए थे। वो हालत वही हुई है ना, वापस पीछे मुड़ के दाएं देख रहे हैं सीडी गायब है, पीपल्स पार्टी गायब है, बाएं मुड़ के देख रहे हैं बावर्ची गायब है, नून लीग गायब है। मसला तो ये है ना, मसला तो ये है। देखें, मौलाना साहब का जो मामला है ना, फजल रहमान साहब का, वो इस टाइम है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये मसला बना हुआ है। इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पहले इलेक्शन नहीं लड़ना था, पहले क्या इनको समझ नहीं थी, हो सकती है। सुन लें ना, सुन लें, नहीं स्ट्रेटजी, इसको हम स्ट्रेटजी नहीं कहते, इसको हम ये कहते हैं शिकस्त कहते हैं।
बड़े बड़े दावे कर लिए, बड़े बड़े बोल लिए। एतजाज अहसन साहब समझाते रहे हैं, जो सीनियर आदमी होते हैं उनसे सीखना चाहिए ना, वो समझाते रहे हैं, पूरा कानून पढ़ाते रहे हैं कि भाई सेनेट का इंतखाब जो है वो आपने लड़ना ही लड़ना है। आप ज़मीनी इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, सेनेट भी लड़ रहे हैं, कल को बल्दियाती इलेक्शन आ जाएंगे, बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ने चले जाएंगे, तो वो तहरीक वाला जो मामला है वो तो हो गया खत्म। सीनियर लोग समझाएं तो आपके ख्याल में बात समझ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। वजीर आजम को भी काफी लोग समझा रहे हैं कि सानिया मच हुआ है, चले जाएं। देखें जो इनका मामला है ना, जो पीडीएम का जो असल मामला है इनका एनआरओ, वो एनआरओ किसी तरीके से इनको मिल जाए, ठीक है, आज जो है वो सुकून हो जाएगा। पीडीएम नाकाम हो गई है, पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है। पीडीएम की कभी भी कामयाबी का इम्कान ही नहीं था, यानी कि ये जो है वो मंडेल तोड़ चढ़ते नजर ही नहीं आती थी शुरू से। हुकूमत में हर चीज ठीक है। कल आपके मुशीर हैं गौहर साहब, उन्होंने वो मुस्ताफी हुए हैं, आपके अपने इत्तेहादी आपसे नाराज हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन उन्होंने दी है आपको। बात ये है कि ये 31 जनवरी की डेडलाइन देके खुद सर्दियों की छुट्टियों पे चले गए। आप देखें ना, आप सब ठीक कर लेंगे, जलसे खत्म हो गए, बाकी मामला खत्म हो गए एक दूसरे की। आप देखें घड़ी खुदा बख्श में जो है वो फजल रहमान साहब को जाना चाहिए था, वो वहां पर नहीं गए, उन्होंने अपना 3rd ईयर को वहां पर भेज दिया। इनको बिठाएं, बातचीत करें, ये मामला पहले आपस में तो बैठ जाएं, आपस में नहीं बैठ रहे, आप कह रहे हैं हम बैठाएं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो वही होता है जो अमेरिका में ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल में किया है। हम इनको वो उसको आप इससे तशबीह ना दें, हम इनको ये कह रहे हैं कि आप आए, पार्लियामान में आए, आप संजीदा हैं, आप बुलाएं, सुन लेना, हम इनको आज भी दावत देते हैं। कैसे दे रहे हैं? सुन लेना, सुन ले बात किस पे करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे करनी है, आ जाएं। फोरम कौन सा है? पार्लियामान है आपका, वहां पर आके करें ना बात। आप कहते हैं 2013 में धांधली नहीं हुई थी, जरदारी साहब ने नहीं कहा था आरओ इलेक्शन है, फजल रहमान साहब ने नहीं कहा था धांधली, नून लीग ने कहा था सिंध में हमारे साथ धांधली हुई है। चलें सर, इजलास बुला लें, मिल गया था, एजेंडा जारी करें, मीडिया पे बैठ के इनको इनवाइट ना करें। इजलास भी जल्द होने जा रहा है। दूसरी बात ये, पार्लियामान की इतनी फिक्र इनको भी है तो अपोजिशन भी इजलास रेगुलेशन कर सकती है, आप लोगों ने प्रोडक्शन ऑर्डर लेने के लिए कर सकती है, बाकी चीजों पे नहीं हो सकता। पीडीएम बनाई थी आप लोगों ने, वो जलसे जुलूस भी हो रहे थे, तो वो कहाँ है अब? इत्तेहाद है या खत्म हो चुका है? और है तो कहाँ चल रहा है? सर मौलाना साहब ने बनू में अकेले ही जलसा किया। देखिए, मौलाना साहब ने अकेले बिल्कुल जलसा नहीं किया, वहाँ पे हमारे जो KPK के नून लीग के सदर हैं अमीर मकाम साहब, वो भी मौजूद थे। PMLN के जो सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब, वो पार्टी डेलीगेशन को हेड कर रहे थे। उसके बाद उससे पहले बहावलपुर में जो जलसा हुआ, वो आप देखें कि उसकी क्या तादाद थी, लोगों को क्या जोश था। वो PDM का भी प्रोग्राम था, मौलाना साहब मौजूद थे। ये बात किसी जगह के ऊपर ना तो लिखी है ना अमली तौर पे मुमकिन है कि PDM के हर जलसे में जो पाकिस्तान के टूल ओवर्स में किसी जगह भी हो, वहाँ PDM की तमाम मरकजी क़यादत मौजूद होगी। ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। या ऑप्टिक्स आप दे रहे हैं ना, उससे वो कहते हैं नहीं, देखे ना, बात ये है कि एक जलसे में जो बड़े जलसे हैं उसमें सारी क़यादत मौजूद रही है। जो आपके मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ पाकिस्तान के कोनों में, मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जलसे हो रहे हैं, बनू में हो रहा है, जैसे अपनी गढ़ी खुदाबख्श का मालाकंड है। अब हर जगह के ऊपर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो अवेलेबिलिटी के इश्यूज होते हैं। लेकिन अगर पार्टी का एक डेलीगेशन, मिसाल के तौर पे आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डेलीगेशन आता है, उसे साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म गिलानी साहब हैं, वो लीड कर रहे हैं, तो इसमें क्या ये कहा जाए कि जी बिलावल साहब को होना ही होना चाहिए? ये तो एक आपकी बात है, ऑप्टिक्स तो हो सकती है, लेकिन PDM की जो आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है उसमें कोई वो नहीं है, दरार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 100% का शिकार है, नाकाम हो गए हैं आप लोग। किस बात पे नाकाम हो गए? नाकाम हो गए, आप लोगों ने कहा था वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजेंगे, वो आज भी वज़ीर आज़म हैं, तो नाकाम कौन हुआ? आप समझती हैं कि वो वज़ीर आज़म है कागजों पे? कहीं भी वज़ीर आज़म वो होता है जो अवाम, जो आप इससे पहले आपने प्रोग्राम में सारी गुफ्तगू की है, जो अभी आज उन्होंने बयान दिया, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म दे सकता है वही जो वज़ीर आज़म हो वाकई वो दे सकता है ये बयान। वज़ीर आज़म है, कैसे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वज़ीर आज़म है तो नाकामी का जिम्मेदार कौन है? नाकामी का जिम्मेदार कौन है जी? वो खुद है, उनकी पूरी टीम है जिसने उन्हें इस हाल तक पहुंचाया है। आप हैं, आपने कहा था घर भेजेंगे। देखें, जहाँ तक PDM की इस बात का ताल्लुक है कि हम उन्हें घर भेजेंगे, वो तहरीक अभी चल रही है, कैसे अपनी मंतकी अंजाम तक पहुँचती है। यकीनन इससे पहले पाकिस्तान में बड़े बड़े हालात आए, बड़ी बड़ी चीज़ें आई। मैंने आपको ये सारे जलसे बताए हैं, मैं तीसरी दफा दोहराऊं? नहीं, दोहरा दें आपकी। ये अभी जो जलसे हुए हैं, ये सारे आपका ख्याल है कि इसमें पब्लिक नहीं आई? जलसे के बाद ना कुछ मध्यम हो गई है, वो गवर्नमेंट कह रही है कि लाहौर के जलसे के बाद गवर्नमेंट को तो नजर ही कुछ नहीं आ रहा ना, गवर्नमेंट को तो हालात तब्दील हो गए, गवर्नमेंट को तो वहाँ पे 11 लाशें पड़ी है, वो नजर नहीं आ रही। इन्हें तो वो भी इंसान कीड़े मकोड़े लग रहे हैं। इनकी सोच और फिक्र की बात ना करें, आपकी करें।
हमारी भी ना करें, अवाम की करें, आप लोगों की राय की करें। यकीन करें, अवाम की बात करेंगे ना, लोग आपके साथ निकल के खड़े होंगे। तारिक फजल चौधरी तो अभी हमारे साथ क्या जिन और फरिश्ते हैं? वो नहीं है, जिन फरिश्ते तो उनके साथ हैं, हमारे साथ तो नहीं है। आप वो कहते हैं आप रिलीफ मांग रहे हैं ना, अवाम अपने मफाद के लिए किए गए एहतजाज में नहीं निकलते। किससे क्या रिलीफ मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं अपने केसेस में आप रिलीफ मांग रहे हैं, आप बिठाते हैं तो एनआरओ की बात करते हैं। मैं कोई सख्त बात करने का आदी नहीं हूँ आमतौर पे, लेकिन हम लानत भेजते हैं एनआरओ पे और झूठ बोलने वालों। फिर ये क्यों कहते हैं? कोई ये इनसे पूछे ना क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इनके पास वो अभी शिके दिखाना शुरू कर देंगे। वो नैब वाली 38 में से 34 में जो कहते हैं कि आपने मेरी एक बात सुने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नैब की तरमीम, नैब के ऊपर जो चीजें गलत हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 चीजें बता देता हूँ। अब अगर कोई ये कहता है, कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी हमारी जमात हो, इनकी जमात हो, पार्लियामान में कोई जमात हो, कि जो दुनिया के किसी अकाउंटेबिलिटी लॉ में 90 दिन का रिमांड नहीं है, तो वह एनआरओ मांग रहा है। अपने दौर में कर लेते ना। ओहो, अब आप दूसरे ट्रैक पे चढ़ गई हैं। खुदा न खास्ता किसी ने 10 बंदे को कत्ल किया हो ना, कातिल हो, उसका रिमांड कितने दिन का होता है आपको पता है? 14 दिन का। जी 14 दिन। 15 दिन का रिमांड नहीं हो सकता। नैब का रिमांड 90 दिन का है। अगर कोई कहे कि इसको कम करें, बात बिल्कुल तो ये गलत बात है। बात बिल्कुल ठीक है। इन बातों के ऊपर बात करना एनआरओ मांगना होते हैं तो सोचा ये एनआरओ मांगना नहीं है। इसलिए मैंने कहा हम ना एनआरो मांग रहे हैं, मैंने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा हम लानत भेजते हैं जो एनआरओ मांग रहा हो, हम नहीं मांग रहे। अच्छी बात है, जहां मर्जी रखे एनआरओ, हमें नहीं चाहिए एनआरओ। राइट। फैसल करीम मुड्डी साहब, लगता है कि मौसम का इस साल सबसे ज्यादा असर जो है ना वो पीडीएम के ऊपर हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई है, क्या वजह है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी आपने भी बात की, पीडीएम ने पहले जलसे किए हैं। अभी रैली 30 जो है वो जनवरी आखिरी रैली सियालकोट में, जो हमारा शेड्यूल है। अभी मंडे को जो है हो रहा है मालाकंड में, केपी में हो रहा है। आपने बात की कि जी मौलाना साहब ने अकेले किया या किसी और ने कहाँ पे किया। देखें 11 जमातें हैं, लीडरशिप की मसरूफियत भी होती हैं और चीज़ें भी, ज़िमनी इलेक्शंस भी शुरू हैं, बाकी वो भी है। कहीं पे लीडरशिप खुद जाती है, कहीं पे जो है वो उनकी डेलीगेशंस जाते हैं, सेकंड टियर डेलीगेशन जाते हैं। अभी 19 को इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोग सब कर रहे हैं एहतजाज, तो क्या उसमें तीनों पार्टी लीडर्स हमें एक स्टेज पे नजर आएंगे? देखिए 19 को गालिबन 19 को है ना, जी 19 को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज है। जो लीडरशिप अवेलेबल होगी वो सारी वहाँ पर मौजूद। डिसाइड नहीं किया सीईसी में, फिर वो तो आप तौसीक करा लेंगे। नहीं, सीईसी में तो ये डिसाइड नहीं कि चेयरमैन बिलावल साहब इधर जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, या अगर वो अवेलेबल होंगे बिल्कुल जाएंगे। जो भी लीडरशिप अभी तक नहीं डिसाइड है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद में हुए ठीक है हो गया वो जाएंगे। मतलब अभी जैसे 19 को हमारी रैली है, 23 दिसंबर के बाद हमने एक साथ नहीं देखा ना तीनों को कहीं एक स्टेज पे या एक जलसे में। नहीं, उसमें आप देखें ना कि अभी हमारा कल भी साथ थे। कहाँ थे? आपने शायद नहीं देखा। मौलाना साहब गए थे कल? नहीं, मौलाना साहब का डेलीगेशन क्या था? होपफुली कह रहा हूँ मौलाना साहब थे। मैंने कहा साहब को जानती हैं? मैं जानती हूँ। मैंने कहा डिप्टी चेयरमैन सेनेट, ना डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है जेयूआई है मेन, उसकी 11 तारीख को मालाकंड में हम होस्ट कर रहे हैं। रैली भी है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें मौलाना साहब की कंफर्मेशन आ गई है। चेयरमैन बिलावल साहब भी आ रहे हैं, होपफुली मरियम साहिबा भी आएंगी। अब उनकी सर क्या ये तासुर ठीक है कि मौलाना साहब ऐसा समझते हैं कि जब से आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे, जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, उस वक्त मौलाना साहब भी समझते हैं कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को सीरियस लेना जो है छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने कहा कर लो इलेक्शन कमीशन के बाहर भी एहतजाज। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी? गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हम खौफ हैं पीडीएम से या हम डरे हुए हैं? देखिए पहले हुए हैं जलसे, हुए, इन्होंने मना किया, हमने किए, हम फिर भी करेंगे। मना करें, क्या से मना कर सकते हैं? अब वो खुली छूट दे रहे हैं। खुली छूट क्या है? कल रैली हुई है बॉलपुर में, उसके बाद बंदू में हुई है। एफआईआर नहीं काटी इन्होंने, एफआईआर ही काटी है। हम कहते हैं जितनी एफआईआर आपकी मर्जी एडवांस में काट दें। सर वो ये समझ रहे हैं अब पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग जरा मुफाहिमत और बातचीत में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्यों एफआईआर क्यों काट रहे हैं? हमने तो एफआईआर नहीं काटी, ये जब इधर थे इनके खिलाफ एफआईआर कटी थी। आपने इजाजत कैसे दे दी इनको इलेक्शन कमीशन के बाहर? सर अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया, हम पार्लियामेंट सामने हैं, आप तो मफलूज हो जाएंगे। अभी तो 19 तारीख में जो है वो बड़ा टाइम है। हम इनको कहते हैं इलेक्शन कमीशन आए, इलेक्शन कमीशन 100 बार आए, इलेक्शन कमीशन तो बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो रिटन ऑर्डर लिख के दे रहा है कि आपका फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, इसके सबूत लेकर आए। आप देखें इन पे भी केस चल रहा है, इन पे भी केस है। आप देखें, एक मिनट एक्सप्लेन कर लें। देखें असल देखें मसला यही रवैया है। लाइल्मी और बेफिक्री का आलम यह है कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी को कह रहा है कि भाई आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उनके सबूत दो। पीपल्स पार्टी कहती है हमने देने ही कुछ नहीं है, ठीक है। नून लीग जो है वो बताने को तैयार नहीं है 5 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, 15 करोड़ आया, ये किसने कराया जमा?
को आके पापड़ वाला करा गया, को चीनी वाला करवा गया, को फलूदे वाला करवा गया, सही सवाल आते हैं, को कतरी आके करवा गया। ये इलेक्शन कमीशन आपने फॉरेन फंडिंग का जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाबंद बनाया। हनीफ अब्बासी यही केस लेके गए थे, फॉरेन फंडिंग का केस, ठीक है, उसको उठाकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में फेंका, मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा कि आप तमाम जमातों के पिछले 5 साल रिकॉर्ड को देखें। इलेक्शन सिंबल हासिल करने के लिए वो जरूरी है। अगर मैं खिलाफे कानून बात कर रहा हूं, मैं आइंदा टीवी शो पे नहीं आऊंगा, आपके शो के ऊपर आके माफी मांगूंगा, लेकिन ये अपना रिकॉर्ड भी लेकर आए, धरना दें, लेकिन 2-4 लोग अंदर जाएं, जाकर बताएं ये नून लीग के अकाउंट्स हैं, ये नून लीग की जो यूके के अंदर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो चीनी दाल चावल का कारोबार कर सकती है, जवाब दे दिया, और जो पीपल्स पार्टी की कंपनी है, सुन ले, जो पीपल्स पार्टी की यूएसए में कंपनी है जिससे मार्क सीगल को पेमेंटें दी गई हैं, जो वहां पर फॉरेन फंडिंग इनके अकाउंट में आई है, ये उसका हिसाब दें ना। जी सर, जरा हमें जो लोग पूछ रहे हैं खुद उस गड्ढे में गिरे हैं। आपसे भी नहीं रुक रही ना हमसे रुक रही है। पहले देखें गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। उनका केस बहुत पुराना है ना, फॉरेन फंडिंग का 6 साल से चल रहा है। आप पहले हमें मुबारकबाद दे दें कि हमारे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए हम तो बकौल आपके, हम तो बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम सब कुछ है। आप तो बड़े साफ शफाफ है, मदीने की रियासत के हैं, आप देना बता दें कि ये यूके से पैसे आ गए हैं आपके पास, तो बड़ी यूके की मतलब है। दूसरी बात ये देखें, ये कहते हैं एहतसाब करें, एनआरओ की बात करते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आप एहतसाब पीपल्स पार्टी से शुरू करें, अक्रॉस रिपोर्ट करें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन न करें। आपने जो, मैं खुद गया हूँ बीआरटी के खिलाफ इसमें अपना नैब में, आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हुए हैं, आपके ऊपर आप जो है ना, आपने सुप्रीम कोर्ट में आपकी हुकूमत ने स्टे लिया हुआ है, आपने वो प्रोजेक्ट जो 29 अरब का था आप 110 अरब पे लगे, आज उसमें रिपोर्ट आई, मैं भी आपको शेयर कर सकता हूँ कि आपने उसमें 1.5 से 2.5 अरब रुपए सब्सिडी देनी सालाना, वो किधर, अब बाकी सब्सिडी आपने खत्म कर दी है, हज और उम्रे जैसी चीजों पर भी आपने सब्सिडी खत्म कर दी है, अब वो सब्सिडी आप देंगे, आपका जो है आप सिर्फ बीआरटी की थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें, अगर 75% पार्टी की वो टांगी दी गई तो फिर आप मुझे क्या कीजिए, क्यों जा रहे सुप्रीम कोर्ट के पीछे? ये तो बड़े इंसाफ है लोग हैं। मालम जबा देख लें, हेलीकॉप्टर केस देख लें, ऑपोजिशन के केसेस तेज होने चाहिए, जल्दी हियरिंग्स होनी चाहिए, जल्दी फैसले होने चाहिए, लेकिन आपके केसेस में ऑपोजिशन कहती है आप स्टे के, हम हमारे 10 केस ले और इनका बीआरटी के केस ले, पता चल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन में जवाब सवाल उठेंगे जब आप बिल्कुल जाएंगे, आप छुप रहे हैं, आपके तो देखिए आपको लंदन, हमने तो अपने 40,000 डोनर का रिकॉर्ड दिया। एक बात बताइए सर, आप एहतसाब के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन सर इन्होंने जो अपना बनी गाला वाला घर रेगुलराइज कराया है, आपने तो उसके ऊपर भी एतराज उठा दिया सर। वो कहते हैं हमने सारे इसके अंदर जो रूल्स थे सबको फॉलो किया है। इनका फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग को ताना देना बिल्कुल ऐसे है कि एक शख्स रेलवे के डिब्बे में बगैर टिकट के सफर कर रहा था, जब उसका टिकट पूछा गया, उसका टिकट नहीं है, तो वो टीटी जो होते हैं उन्होंने पकड़ लिया उसे यहाँ से कि चलो हमारे साथ, तो तमाम डब्बे वालों को मुखातब करके कहता है चलें भाई चलें, सारे पड़े गए यहाँ सारे पड़े गए यहाँ। वो भाई ओपन एंड शट केस है, आप अकबर एस बाबर को गालियाँ दे रहे हैं, आपके सारे स्पोक्स पर्सन, आपने उस पर स्टे लिए हुए हैं। ये अभी जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकायदा कमेटी बनाई है कि अभी तक ताखीर क्यों हुई है। मैं उस हियरिंग में पेश हुआ था, पूरा जो बोर्ड होता है या पैनल होता है इलेक्शन के, वो बैठे हुए थे तमाम ऑनरेबल मेंबरान। भाई इसमें ताखीर क्यों हुई है, अभी तक इंक्वायरी बिठाई है, अभी तक भागे हुए हैं, रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे, अकाउंट्स का रिकॉर्ड ही नहीं दे रहे। गवर्नमेंट है जरा, कौन पूछ सकता है? बहरहाल अब इसमें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात वो जो सवाल बीआरटी की बात इन्होंने की है, इज़ारा के पी केस हैं कुंडी साहब। बीआरटी के बारे में मैंने जो पेशावर के दोस्तों से सुना है कि बस चलती है, साथ साथ उसके रक्शे और चिंगची चलते हैं कि पता नहीं किस जगह ये खराब होगी और सवारियां हमें मिल जाएंगी, और जलती भी है, जलती भी हैं। ये हालात हैं, और पैसे कितने, और उस पे जो ऑडिट हो रहा है, जो करप्शन हुई है, उसके खिलाफ स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, अभी ऑडिट नहीं कर सकते, और ताने दूसरों को दिए जा रहे हैं। बाकी करप्शन के केसेस, सुनामी का वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उन्होंने कहा सारे वही लगा दिए, मौसमियात नहीं, महकमे कड़ा ज़राअत महकमा कहते हुए डर लगता है यार, मौलियात क्लाइमेट। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि इससे ज्यादा करप्ट महकमा पाकिस्तान में कोई नहीं है, और सारा का सारा ये फ्रॉड है, ये हम कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। सर वो घर रेगुलराइज किया, उस पे आपको क्या घर के बारे में मैं सिंपल बात आपको ये बता दूं, ये मेरा महकमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जोन 3 है सीडीए का, जिसमें आपका सारे का सारा ये मारगाला हिल्स है, बाराकाऊ जो रोड के लेफ्ट साइड के ऊपर आता है, टुवर्ड्स मरी और बनी गाला, ये एरियाज है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाजत ही नहीं है। तो कैसे हो गया फिर? कैसे हो गया तो ये बता सकते हैं। और ये वाहिद घर है पूरे इस्लामाबाद में। हमारा इस वक्त तकरीबन 22 लाख की आबादी है जी, 11 लाख रूरल एरिया में रहती है। ये आपका बाराकाऊ, पोलग्रा, चरा, कुरी, सियाला, रवात, पिंड मलका, पिंड दाया, ये सारे
कराल, ये हमारे गांव है। देखिए बात उन गांव में सिर्फ एक घर रेगुलराइज हुआ है। देखें एक घर का मामला नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लंदन के फ्लैट्स की तरह मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है। एक मिनट सुन ले कहते हैं सुन ले ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, ये अकल का पैसा है जिससे ये घर बना है। इसकी अप्रूवल्स ली गई है। अब उस एरिया को जो है अगर रेगुलराइज कर लिया है, सीडीए की जुरिस्डिक्शन के अंदर वो आ गया एरिया, तो उन्होंने फीस पे कर दी है। यहाँ पर एसआरओ जारी होते थे, यहाँ पर सेक्शन 4 लगता था, रायमंड की जमीनें लोगों से छीन ली जाती थी। आज भी देखें वहां पर यतीमों की बेवाओं की आय जो है वो मिली हुई है, लोगों के ऊपर सैकड़ों कनालों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। सर आप दोनों एक कमेंट कर देंगे, अभी चीनी में ना 20 रुपए कम किए थे उसकी प्राइस की, ये अचानक तारिक फजल चौधरी साहब ये फिर 90 को ऊपर छू रही है, क्या वजह लगती है? एहतसाब नहीं हुआ चीनी स्कैंडल वालों का? आप दूसरा पहलू भी तो देखा करें, वो आप बताइएगा, अभी आपसे इस पे कमेंट लूंगी इसके ऊपर। आज क्या रेट मिल रहा है? 270 रुपए। नहीं, सरकारी रेट क्या नहीं? सुन ले सरकारी रेट क्या है बताइए। सरकारी रेट 200 रुपए है। जब आप सुन लेना, जब शॉर्टेज देखिए सरकारी रेट 200 रुपए है, इन्होंने 200 रुपए रखे, किसान को फायदा नहीं देना। शॉर्टेज का इशू नहीं है। सिंध में तो गन्ने काश्तकार को पैसे देने का रवाज नहीं था, वहां पर तो गन पॉइंट से 11 शुगर मिलें, उमनी ग्रुप की सारा गन्ना वहां पे जाता। कैसे रोकेंगे आप? चीनी की फिर जो कीमतें बढ़ रही हैं। हमारे दौर में गन्ना जब हम आए स्टेबलाइज तो अभी की थी, हमारे दौर में जब हम आए हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, और जब जा रहे थे हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज इनकी पोजीशन क्या है? ये कह रहे हैं चीन, इन्होंने गन्ने की कीमत 200 रुपए लगाई हुई, इनके जो सरकारी रेट है वो तो शॉर्टेज है गन्ने का, हम जमींदार शॉर्टेज है इसलिए मिल वाले खरीद रहे हैं। मैं आपको ले जाता हूँ, शॉर्टेज का रीजन नहीं है, तमाम मिल गन्ना कम है भाई। हबीब साहब आवाम को रिलीफ दे देंगे तो बात बन जाएगी, अदरवाइज लॉन्ग मार्च में निकल आएगी अवाम इनके साथ। फिर बात अवाम नहीं निकलती, एनआरओ लेने वालों के साथ निकलती है, वो अवाम के लिए निकल रहे हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिलहाल चला रहे हैं, ये तावीज़ों पे हुकूमत चला रहे हैं, तावीज़ों पे हुकूमत नहीं चलती। कब तक तावीज़ों पे चलेगी? मतलब है आसिफ अली जरदारी। बहुत आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तावीज़ और बैसाखियां, खटपुतलियां ऐसी ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इनको गिरा नहीं पा रहे फिर भी। खुद गिरे हुए हैं, खुद उठ नहीं पा रहे। खटपुतली को गिराने के लिए ऑपोजिशन खुद एक दूसरे की टांगे खींच रही है, तब काट रहे हैं ना, दोनों कामों पे लगे एक दूसरे की टांगे खींच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारस से हाजिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।